नंबर 1 मोदी, नंबर 2 मोदी, नंबर 3 मोदी, नंबर 4 मोदी। मेरे कहने का मतलब यह है कि दरअसल गुजरात के अंदर नरेंद्र मोदी का कोई मुकाबला नहीं है। दूसरा, गुजरात के बाहर नरेंद्र मोदी को हराया जा सकता है। तीसरा, इन नतीजों के आधार पे 2024 में नरेंद्र मोदी का क्या होगा, इसके बारे में कोई आकलन लगाया नहीं जा सकता और लगाना भी नहीं चाहिए। राजनीति में एक हफ्ते के अंदर बहुत कुछ बदल जाता है। और चौथा, अगर विपक्ष एकजुट नहीं होगा तो नरेंद्र मोदी को रोकना बहुत मुश्किल काम होगा। ये चार चीजें हैं। ये जो मैंडेट है, इस मैंडेट के 4 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर गुजरात है, दूसरा चैप्टर एमसीडी दिल्ली है, तीसरा चैप्टर हिमाचल प्रदेश है और चौथा चैप्टर है 5 राज्यों के 7 बाई इलेक्शंस। हाँ, बाई इलेक्शंस की भी मैं बात आखिर के लिए अभी रोकी हुई है, तो वो विश्लेषण चौथा अध्याय अभी रोक कर रखिएगा। हाँ, नहीं, मैं अभी चूंकि हो रही चुनाव के संदर्भ में, तो 4 चैप्टर में से भारतीय जनता पार्टी 3 से हारी है। जो लोग, लेकिन अभी से नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि दरअसल गुजरात में जो हुआ है वो 2024 में होगा, तो हम उस नैरेटिव पे चक्कर में ना पड़े। जो लोग ये कहते हैं कि गुजरात में प्रो इनकम्बेंसी है, वो दरअसल भारतीय जनता पार्टी की जो प्रयोगशाला है उससे जिस तरीके का नैरेटिव निकलता है, हम सब लोग उस नैरेटिव के तरह से सोचने लगते हैं। इसलिए मैं ये प्रो इनकम्बेंसी एंटी इनकम्बेंसी नहीं मानता हूं। मेरा साफ तौर पे मानना यह है कि गुजरात के अंदर नरेंद्र मोदी का अरिथमेटिक और केमिस्ट्री दोनों इंटैक्ट है, उसमें जरा भी कमजोरी नहीं आई। जिस दिन नरेंद्र मोदी गुजरात में नहीं रहेंगे, उस दिन चाहे अमित शाह हो चाहे कोई भी हो, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कभी नहीं होगी। दूसरी बात, अगर नरेंद्र मोदी का जादू इतना ही काम कर रहा है तो हिमाचल प्रदेश में जाके उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आप ये मत सोचिए कि आपका एमएलए कौन है, आपका एमपी कौन है, आपका नेता कौन है, आप मुझे वोट दीजिए। लोगों ने उनकी बात तो नहीं मानी। और जो लोग ये कह रहे हैं कि 0.9% का गैप है, दरअसल वो भी एक तरीके का गलत नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप किसी 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपको अगर 90% वोट मिल जाए और 70% वोट मिल जाए, तो पूरा जो स्टेट का जो वोट परसेंटेज होता है वो आयरन आउट हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि कुछ एक हिस्सों में भारतीय जनता पार्टी के लिए जबरदस्त वोट पड़ा है, जैसा कि पिछली बार गुजरात के अंदर देखने मिला कि 6 अर्बन सेंटर्स में भारतीय जनता पार्टी को 60 से 70% वोट मिला, तो उनका परसेंटेज अचानक बहुत ऊपर हो जाता है। लेकिन जो यूनिफॉर्म नाराजगी थी हिमाचल प्रदेश के अंदर, वो ज्योग्राफिकली ज्यादा डिवाइडेड थी और बीजेपी के खिलाफ थी। इसको नहीं भूलना चाहिए। एमसीडी के अंदर ये मैं मानता हूं और मैंने लिखा भी इस बारे में कि आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं था जितना होना चाहिए, और उसका प्रिंसिपल कारण यह है क्योंकि आम आदमी पार्टी को संगठन में किसी तरीके का कोई यकीन ही नहीं है। यह हिंदुस्तान की अकेली पार्टी है जो संगठन बनाना ही नहीं चाहती, संगठन के बल पे चुनाव लड़ना ही नहीं चाहती है। ये चुनाव के 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, 4 महीने पहले ये अचानक खड़ी होती है और उसके बाद ये तय करती है मुझे चुनाव लड़ना है, फिर वेव बनाने की कोशिश करती है। ये अरविंद केजरीवाल की पर्सनालिटी का सबसे बड़ा फ्लॉ है। चौथी बात, जो बात मैं बार बार कह रहा हूं कि बाई इलेक्शन में ऐसा क्या हो गया कि आप उत्तर प्रदेश के अंदर 2 सीटें आप गंवा देते हैं, खतौली की सीट गंवा देते हैं और मैनपुरी की सीट गंवा देते हैं। रामपुर की सीट आप कैसे जीते सबको मालूम है। आप उड़ीसा के अंदर जो है पदमपुर की सीट 40,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी हारती है। सरदार शहर जो राजस्थान में बाई इलेक्शन है, वहां भारतीय जनता पार्टी हारती है। और याद रखिएगा, जब पिछली बार राजस्थान के अंदर जब बाई इलेक्शन हुआ था तो 3 में से 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी में भारतीय जनता पार्टी की जमानत या तो जब्त हुई थी या तीसरे नंबर पे थी। भानु प्रतापपुर छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी जीत लेती है। और इसी के साथ साथ एक कि बिहार के अंदर ऐसा कुछ जरूर हो रहा है जो बीजेपी पहले गोपालगंज जीतती है, उसके बाद कुछ नहीं जीतती है, और महागठबंधन को जो स्वीप करना चाहिए वो नहीं स्वीप कर पा रही है। तो मेरा कहना है कि 4 चैप्टर हैं, भारतीय जनता पार्टी 1-3 से हारी है, इसलिए इसके आधार पे यह कह देना कि बीजेपी को लेकर देश के अंदर हवा चल रही, मैं इसको नहीं मानता। लेकिन फिर भी कहूंगा, लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे 2017 आपने इसमें एक और बात कही आशुतोष, विपक्ष अगर एकजुट नहीं होता,
विपक्ष इन नतीजों में क्या एकजुटता की कोई झांकी दिखती है, या दरअसल जो हम देख रहे हैं गुजरात में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को नहीं कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है, हिमाचल में तो चलिए 1% के आसपास में ही आम आदमी पार्टी सिमट गई, एमसीडी के भी नतीजे देखे हमने, वो कल ड्रामा भी होते देखा कि कांग्रेस के 7 पार्षद थे, 2 आम आदमी पार्टी में जाते दिखे, फिर जबरदस्त नाराजगी हुई, उनकी घर वापसी भी होती दिखी। आम आदमी पार्टी जहां जा रही है कांग्रेस को ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है, तो क्या एकजुटता की झांकी दिख रही है, या एकजुट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? जो नीतीश कुमार ने आज फिर से बात दोहराई है, वो एक बड़ी चुनौती होने वाली है 2024 में विपक्ष के लिए। देखिए, चुनाव में हमेशा 2 पक्ष होते हैं और उनको उसी एक तो सत्ता पक्ष होता है, दूसरा विपक्ष होता है। विपक्ष में अगर फूट पड़ी हो तो जब आप सत्ता में आसीन के खिलाफ अगर आप लड़ना चाहते हैं तो आपको सेम्बलेंस ऑफ फाइट तो दिखानी पड़ेगी ना। आप अगर खुद ही आपस में लड़ रहे हैं, आप खुद ही एकजुट नहीं है, आपकी रणनीति स्पष्ट नहीं है, आप बजाय सत्ता पक्ष में खुद पर हमले कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है फिर जनता तो यही सोचेगी यार फिर इनको वोट देके क्या फायदा। तो राज्यों के अंदर ये जरूर दिख रहा है कि जिस राज्य के अंदर जबरदस्त तरीके से विपक्ष के जनता के पास एक विकल्प है, वहां पे वो विकल्प को चूज भी कर रहा है, ऐसा नहीं विकल्प को नहीं चूज कर रहे हैं। और इसीलिए मैंने कहा 2017 के बाद से भारतीय जनता पार्टी 11 राज्यों में चुनाव हारी है, 11 राज्यों में। वो या तो बहुमत का आंकड़ा नहीं छुपाई है, लेकिन ये नैरेटिव नहीं बनता है। नैरेटिव ये बनता है कि 50 चुनाव में से 5 चुनाव कांग्रेस पार्टी जीती है और 45 हारी है। क्या किसी ने इस बात में कहा कि 11 चुनाव भारतीय जनता पार्टी क्यों हारी? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ क्यों हारी? कर्नाटक क्यों हारी? महाराष्ट्र क्यों हारी? बिहार क्यों हारी? उड़ीसा क्यों हारी? पश्चिम बंगाल क्यों हारी? दिल्ली 2 बार क्यों हारी? और भी बहुत सारे, झारखंड क्यों हारी? तो ये नैरेटिव नहीं बनता है ना। हरियाणा क्यों हारी? भारतीय जनता पार्टी दरअसल बहुमत का आंकड़ा हरियाणा में नहीं पा पाई थी। तो अगर सेम्बलेंस ऑफ फाइट अगर स्टेट के अगर नेशनल लेवल पे आ जाएगी कि